हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारी विजन आईज की है। तो ये अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल फर्स्ट है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं वो फेब से लेकर अप्रैल मंथ तक है। और जो भी पॉइंट्स और जो भी टॉपिक यहाँ पे न्यूज़ में रहे और जो इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बस उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट जो इंडिया में होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है तो मे भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड सेकंड, यहाँ पे आप जानते हो कि सेडिशन लॉ का अपने आप में कितना इंपॉर्टेंस रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी गुस्सा हो चुका है सरकार के ऊपर। तो देखिए, अब इस तरीके का जो केस होता है जहाँ पे जितने एपेक्स बॉडी है वो अगर आपस में भिड़ जाते हैं तो फिर वैसे क्वेश्चंस जो है आपकी यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या बातें की गई है। अब एक नया कानून लाया गया है दिल्ली में, जिससे कि आपको पता है कि वहाँ के एलजी को ज़्यादा पावर दे दिया गया है एज़ कंपैरिजन टू दिल्ली गवर्नमेंट। और यानी कि चीफ मिनिस्टर के कंपैरिजन में एलजी को ज़्यादा पावर दे दी गई है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितनी टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे आपकी टॉपिक चल रही है, लेकिन ये पॉलिटी वाली नहीं स्टार्ट हुई थी। तो चलिए आज हम लोग यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट इन इंडिया। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है सरकार को कि वो क्लैरिफाई करें जो 55 रिकमेंडेशन कॉलेजियम के द्वारा दिया गया है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, वो भी बहुत सारे हाई कोर्ट्स को लेकर। तो सरकार के पास अल्टीमेटली जाता है तो सरकार उसको अगर नहीं पसंद आता है तो उसको पेंडिंग में रख देते, उसके ऊपर कोई भी तरीके का जो है यहाँ पे बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि ये जो 55 जजेस को रिकमेंड किया गया है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, तो एटलीस्ट उसको यहाँ पे क्लैरिफाई करें। अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कि हमारे देश में जजेस को अपॉइंट करने का सिस्टम क्या है। तो दो आर्टिकल आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 124, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करते। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और अदर जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज है, अगर उनको लगा कि उनसे कंसल्ट करना चाहिए तो फिर कंसल्ट करते हैं, ठीक है। और वहीं आर्टिकल 217 है जिसमें हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रेसिडेंट ही यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस का भी जो है अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन वो कंसल्ट करते हैं। उनको कंसल्ट करना चाहिए कि जिस हाई कोर्ट के, जिस स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस का कंसल्ट करे, वहाँ के गवर्नर, वहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनसे कंसल्ट करना है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है आपको। आर्टिकल ये दोनों बहुत न्यूज़ में है और बहुत ज़्यादा ये आपका इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 124 एंड 217। 124 आपका हो गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए और 217 हो गया हाई कोर्ट के जजेस के लिए। एंड दोनों में कॉमन क्या है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। अब समझते हैं कि ये अपॉइंटमेंट जो होता है उस सिस्टम को हम लोग कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या? एक्चुअली ये एक तरीके का सिस्टम है जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं और 3 मेंबर जो हाई कोर्ट के होते हैं, उनकी एक कमेटी होती है, ठीक है। और ये कमेटी में आप देखो कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, 4 सीनियर जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के, 3 मेंबर हाई कोर्ट के हो गए, तो वो यहाँ पे आते हैं और डिसीजन लेते हैं कि कौन से जज को जो है अपॉइंट करना है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और किस जज को है ट्रांसफ़र करना है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। इट मीन्स कि अपॉइंटमेंट की भी बात होती है इस कमेटी के तहत जो कॉलेजियम सिस्टम है, और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस की भी बात होती है। लेकिन ये कहाँ से निकल कर आया है कॉलेजियम सिस्टम? हम लोग कहाँ से इसको देखते हैं? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो नहीं। क्या इसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारे संविधान में देखने को मिलता है? कहीं पे भी इसके बारे में नहीं कहा गया। तो ये निकल के कहाँ से आया? देखिए, जो ये आपका कॉलेजियम सिस्टम है ना, ये 3 जजेस केसेस है जिसको अभी हम लोग देखने वाले। इसके ये आपका 1981 से 1998 तक चला, जिसके दौरान ये समझ में आया कि चलो ठीक है, जो जजेस का अपॉइंटमेंट करना है वो एक सिस्टम के दौरान होगा जिसको कॉलेजियम सिस्टम कहा गया है। अब ये 3 जजेस केसेस क्या है इसको देख लीजिए। फर्स्ट जजेस केस जो यहाँ पे निकल कर आया है वो 1981 का है। इसको एसपी गुप्ता केस भी कहते हैं। इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो जो है ये रिकमेंडेशन यहाँ पे बनाया जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट जो है रिफ्यूज़ कर सकते हैं। जो कॉग्नेंट रीज़न है, किसी रीज़न के कारण जो है वो यहाँ पे रिफ्यूज़ कर सकते हैं अगर यहाँ पे रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया तो ठीक है। रिकमेंड यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी है कि वो यहाँ पे जो है रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब सेकंड जजेस केसेस देखिए, तो ये 1993 में निकल कर आया। इसको यहाँ पे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, यानी कि इसको स्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी कहा गया, ठीक है। तो इसको स्कारा केसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो सिर्फ यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है उनको यहाँ पे कंसल्ट करेंगे अगर किसी जज का अपॉइंटमेंट करना है या फिर किसी जज को ट्रांसफ़र करना है। फाइन। अब यहाँ पे थर्ड जजेस केसेस निकल कर आया जो कि 1998 का है।
यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा गया कि आप 4 मोस्ट जो सीनियर मोस्ट जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे कंसल्ट करना है जजेस को अपॉइंट करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला में क्या था कि पहला में कहा गया है कि रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंट को दिया जाएगा और प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो अगर नहीं सही लग रहा तो वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जज केस में क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कहा गया था कि सिर्फ 2 यहाँ पे सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट कर सकते हैं, बट फिर थर्ड जजेस केसेस निकल कर आया जिसमें ये कहा गया कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो 4 मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस के साथ वो कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो अब हम लोग क्या फॉलो करते हैं, ये जो थर्ड जजेस केसेस निकल कर आए उसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, इसलिए ये कॉलेजियम सिस्टम यहाँ से निकल कर आया और यहाँ पे कमेटी होती है जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। फाइन, अब इसी के साथ आपको एक ये पता होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में कंटिन्यूस 2 साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि नेशनल जुडिशियल अमेंडमेंट एक्ट कमीशन है, ये एनजैक कहा गया है, जो कि 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको बनाया जा रहा था। कई बार आप देखते हो कि कॉलेजियन सिस्टम में जो है ये प्रॉपर्ली काम नहीं करता है, ओपेकनेस यहाँ पे देखने को मिलता है, भाई भतीजावाद यहाँ पे चलता है, नेपोटिज्म की प्रॉब्लम निकल कर आती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो टैलेंटेड जज होते हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन कोई रिश्तेदार में जज होते हैं उनको प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा गया है कि एक ऐसा कमीशन होना चाहिए जो कि एक ट्रांसपेरेंट मैनर पे जजेस की ट्रांसफ़र होनी चाहिए या फिर जजेस को अपॉइंट करना चाहिए। तो उसके लिए सरकार यहाँ पे 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आई थी। ठीक है, जिसमें कि कॉलेजियम सिस्टम को यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा था और मेनली इस कमीशन के तहत यही था कि जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। और लेकिन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको देखा गया और इस कानून को स्टक डाउन कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये कानून जो है वॉयलेट कर रहा है इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी को और प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जो कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में देखने को मिलता है। तो ये 2 रीज़न देते हुए, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है और साथ ही साथ जो सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, इन दोनों का तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कानून को स्टक डाउन कर दिया गया। और ये भी कहा गया कि बेसिक फीचर्स जो है हमारे संविधान का उसको भी वायलेट कर रहा है, जिसमें कि आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को 2016 में ड्राफ्ट किया गया, जिसमें कि गवर्नमेंट के द्वारा एक फ्रेश सेट ऑफ जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे लाया गया अपॉइंटमेंट करने के लिए जो हायर जुडिशरी होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप देखो कि लैक ऑफ एग्रीमेंट रहा गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में, अभी तक इस चीज़ को भी यहाँ पे आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि आपको पता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का हमारे देश में जो है बेसिक फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, तो कहीं से भी सरकार की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं चाहिए होती है और ये लोग भी नहीं चाहते हैं जुडिशरी में, इसलिए सरकार कुछ भी यहाँ पे कोशिश कर रही है, तो वो सब साइड है। मैं नेक्स्ट लेसन में आपको इससे रिलेटेड जो प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन आए हैं उसको मैं ज़रूर यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी। अब स्टार्ट कर दूँगी थोड़ा बहुत आपके साथ, बीच में मैं एकदम से क्वेश्चन देना बंद कर दी थी, बट अब आपका स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेसन से। ठीक है, रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्वोक किया गया है आर्टिकल 224A, जो कि किस लिए है, तो रिटायर्ड जज का यहाँ पे अपॉइंटमेंट करने के लिए, और किस लिए, तो एडहॉक जजेस की जैसा। तो एडहॉक जजेस कहने का मतलब क्या होता है, देखिए जजेस 2 तरीके के होते हैं, एक तो परमानेंट होते हैं और एक टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी वो होते हैं जिनको हम लोग एडहॉक कहते हैं। ठीक है, एडहॉक के बेसिस में अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई केसेस है उसको जल्दी निपटाना है, जल्दी उसको शॉर्ट आउट करनी है, या फिर उसके लिए जो है कुछ स्पेशल यहाँ पे कुछ सीनियर मोस्ट जजेस की यहाँ पे जो उनकी ओपिनियन है वो चाहिए होगी, तो एडहॉक बेसिस पे कुछ जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए भी हमारे संविधान में एक प्रावधान है। तो वो कहाँ पे है, तो वो है आर्टिकल 224। अगेन ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसके बारे में भी बातें हो रही है हमारे देश में। अगर पेंडेंसी ऑफ केसेस आप देखोगे तो यहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, सबको मिला के पूरे देश का अगर हम लोग देखें तो 4 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में जो है केसेस पेंडिंग हो चुकी है। तो इस पेंडिंग केसेस को यहाँ पे थोड़ी जल्दी जल्दी रिजॉल्व करने के लिए एडहॉक जजेस को यहाँ पे अपॉइंट करने का बात किया गया है, और ये इसलिए ये अभी न्यूज़ में है, तो ये आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है। अब एडहॉक जजेस के बारे में देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 127 है, 224 है और 224A है, जिसमें कि अपॉइंटमेंट की बात की गई है। अब ये 3 आर्टिकल है, तीनों आपको ध्यान रखना है। 124 तो हम लोग देखें जिसमें बात किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंट करना है, उसी के साथ आपका 127 है, जिसमें कि अगर यहाँ पे जजेस की कोरम अगर उसकी अगर कमी देखने को मिलती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करके और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके जो है एक जजेस को एडहॉक जजेस जैसे अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है,
वहीं अगर आर्टिकल 224 की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि एडिशनल और जो एक्टिंग जजेस है वो यहाँ पे अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन 2 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, या फिर उनकी एज जो है 62 ईयर्स होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे अगर अर्ली हो गया तो उनको एडहॉक बेसिस पे जो है उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। साथ ही 224 ए इसमें जहाँ पे भी आपको कैपिटल ए देखने को मिलता है, इट मीन्स कि अमेंडमेंट करके जो है बाद में जोड़ा गया है हमारे संविधान में। तो ये जो 224 ए है, यहाँ पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ किया गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो यहाँ पे किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे जज हो पहले, यानी कि एक कोर्ट में वो जज जैसा बैठ चुके हो विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पे कंसल्ट करके किसी जज को यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। और ये जो है ये तभी किया जा सकता है, ये आप लोग देखो कि दिस हैज़ ओनली बीन इन्वॉक्ड थ्राइस, यानी कि पास्ट में ये 3 बार ऐसा हो चुका है। और मोर और लेस आप देखो कि यहाँ पे डॉर्मेंट है, यानी कि बहुत सालों से आप देखो कि इसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, ये जैसे कि वैसे ही है। ओके, आई होप कि आपको ये तीनों क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 127 में क्या है कि अगर लैक ऑफ कोरम हो गया जजेस का, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसर्न करके यहाँ पे जजेस को एडहॉक जजेस जैसे अपॉइंट कर सकते हैं। 224 में क्या है कि एडिशनल और एक्टिंग जज को अपॉइंट किया जा सकता है, वो भी हाई कोर्ट के बिजनेस के लिए। ठीक है, 224 ए क्या है कि अगर यहाँ पे आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ किया गया है कि एक पर्सन को यहाँ पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं जजेस को, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस कंसेंट किससे लेना है, तो प्रेसिडेंट से। ठीक है, ये इसका इस्तेमाल हमारे देश में अभी तक देखिए 3 बार हो चुका है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार इस्तेमाल हुआ है, या फिर ये 5 टाइम्स हो चुके हैं। तो इस तरीके का आपसे जो है क्वेश्चन बन जाते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। बट आपको याद रखना है कि ये 3 बार इस्तेमाल हुआ है पास्ट में, बट अभी तक जो है कुछ सालों से ये बिल्कुल डॉर्मेंट इन नेचर है। इट मीन्स कि वैसे ही है, ये फटा नहीं है। इट मीन्स कि इस तरीके का आपका इस्तेमाल नहीं हुआ है ये आर्टिकल का। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। फाइन, अब नेक्स्ट आता है सेडिशन लॉ इन इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है आज की डेट में हमारे सरकार के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक प्ली को भी रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसमें कि ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, ये सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी का उसको एग्जामिन करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले सेडिशन लॉ जो है वो आईपीसी का इंडियन पीनल कोड जो 1860 की है उसमें सेक्शन 124 देखने को मिलेगा, जिसमें सेडिशंस रखा गया है। अब ये लॉ ओरिजिनली कब से आया है, तो इस लॉ के बारे में जो हिस्ट्री है वो आपसे जाकर पूछ लिया जा सकता है। तो ये जो लॉ है ये 1837 में थॉमस मैकेले के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था। साथ ही साथ जो है बाद में चलकर 1860 में इसको ओमिट कर दिया गया था, लेकिन सेक्शन 124 ए जो है ये बाद में चलकर फिर 1870 में इसको इंक्लूड किया गया है और अमेंडमेंट करके, और अमेंडमेंट कौन किए थे, तो सर जेम्स स्टेफन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये 2 बार आपका ये कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। 1837 में इस कानून को बनाया गया था थॉमस मैकेले के द्वारा, लेकिन इसको ओमिट कर दिया गया था जब हमारा इंडियन पीनल कोड आया था। तो ऐसा नहीं है कि जब इंडियन पीनल कोड को लाया गया था 1860 में तब से ये सेडिशन लॉ है, तब से नहीं है। सेडिशन लॉ आप देखो कि 10 साल के बाद इसको सर जेम्स स्टेफन के द्वारा इसको इंक्लूड किया गया है, इसीलिए आप देखो अमेंडमेंट करके लाया गया है 124 ए। तो 124 ए है, तो इससे याद रखिएगा कि ये ओरिजिनली जो है इंडियन पीनल कोड में नहीं है। तो इस तरीके की भी आप लोग से स्टेटमेंट बन जाती है, जिससे आपका बस एक कितना आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट केस था, और इसका देखिए 1870 में तो आया, लेकिन इसके तहत जो फर्स्ट केस यहाँ पे रजिस्टर हुआ वो आपका 20 साल के बाद हुआ, यानी कह सकते हैं कि 21 साल के बाद हुआ 1891 में, जब जोगेंद्र चंद्र बोस जो कि न्यूज़पेपर बागोबासी के ये एडिटर थे, उनको यहाँ पे आपका जो है एज ऑफ कंसेंट बिल के लिए एक क्रिटिसाइज़ किए थे इस आर्टिकल को लेकर, तो उनके लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया था। फिर आप देखो कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे और फेमस जितने लीडर थे सबको इसके तहत जो है अरेस्ट किया गया है, क्योंकि देखिए ये जो आपका सेडिशन लॉ लाया गया था इसके तहत क्या है ना कि कोई भी आम जनता जैसे हम जैसे लोग हैं, अगर सरकार के बारे में कहीं पे भी कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं, अगर हमें उनका काम पसंद नहीं आया, तो अगर हम लोग लिख के बोल के ऑनलाइन कंटेंट या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल कहीं पे भी अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो ये सरकार का होता है कि हमें जो है उसके बदले में हमें पेनाल्टी पे करना होगा, वो हमें जो है किसी भी तरीके का चार्जेस अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले किस आपको पता है कि ब्रिटिशर्स तो चाहते ही नहीं थे कि हम लोग उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाएं, तो ये एक हथियार जैसा उन्होंने इस्तेमाल किया है कि अगर कोई भारतीय उनके अगेंस्ट में कुछ भी लिखते थे, बोलते थे, या फिर कोई भी आर्टिकल छपवाते थे, या फिर कहीं पे भी कुछ भी करते थे उन जिससे ये पता चले कि सरकार के अगेंस्ट में हेट्रेड फैलाया जा रहा है, तो फिर उस तरीके वो क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडियंस को पकड़ के जेल में रख देते थे। तो वैसे ही आप देख सकते हो कि बाल गंगाधर तिलक है, एनी बेसेंट है, अली ब्रदर्स है,
मौलाना आज़ाद है, इवन गांधी जी और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि इस तरीके का जो है इस कानून के कारण काफ़ी सालों तक वो जेल में रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि एक तरीके का जो है अंग्रेज़ों के ज़माने का ये कानून है और अंग्रेज़ हमें इंडियंस को सप्रेस करने का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इसको इस्तेमाल कर रहे थे। सप्रेस करने का कारण से हम लोग को ऊपर ये कानून इस्तेमाल कर रहे थे। बट अभी सरकार जब इसका यूज़ कर रही है तो उसका समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको यूज़ क्यों किया जा रहा है। तो अब देख लेते हैं कि सीडिशन का मतलब क्या होता है। इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग देखें तो कहा गया है कि सेक्शन 124A ये एक अपराध है और अपराध तभी है जब कोई इंसान किसी भी तरीके का हेट्रेट या कंटेम्प्ट करता है, यानी कि इसका अटेम्प्ट करने का भी कोशिश करता है और इस तरीके का काम करता है जिससे कि गवर्नमेंट की तरफ जो है कुछ डिसअफेक्शन शो होता है। इट मीन्स कि इस्टेब्लिश बाय लॉ, आप देखते हो हमारे देश में है, कानून के द्वारा सारी चीज़ें होती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है गवर्नमेंट की तरफ ऐसा आप कुछ कहो, या तो आप वर्ड्स में बोलो, या तो बोल के, या तो लिख के आप बताओ, या कोई सिग्नेचर्स में, साइन में, या फिर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर किसी भी मोड में अगर आप ऐसा आपके द्वारा बोला गया ऐसा कुछ वर्ड्स है, ऐसा कुछ आपने कहा है जिससे कि सरकार की निंदा हो रही है, तो फिर वो एक तरीके का आपका क्राइम हो जाएगा और 124 ए के तहत आपको जो है यहाँ पे पनिश किया जाएगा। डिसअफेक्शंस में क्या होता है, डिसलॉयल्टी होती है। और सिडिशंस जो है वो एक ऑफेंस के तहत आता है जो कि आपका स्टेट कैटेगरी के अगेंस्ट में, जिसमें कि अगर हम लोग देखें तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें बेल भी नहीं मिलता है। पनिशमेंट जो है वो आपको 3 साल तक जेल टर्म्स भी दिया जाता है और एक बार अगर किसी इंसान के ऊपर ये कानून लग जाता है ना तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जाता है, साथ ही साथ पासपोर्ट भी नहीं मिलता है। पूरी आजीवन जो है आपको बिना पासपोर्ट के ही रहना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे सज़ा दी जाती है, तो इसलिए इस कानून के अगेंस्ट में हमेशा बात होती है। अब देख लेते हैं कि कई ऐसी आपको जो है जजमेंट देखने को मिलेगा। लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट है जिसमें कि सिडिशंस जो ये कानून है इसको हटाने की बात की जाती है। वन ऑफ द फेमस जो यहाँ पे जजमेंट है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का। इसमें कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है, देखा गया है सिडिशन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ठीक है, वो भी किस बेसिस में, तो पावर जो कि यहाँ पे स्टेट को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो अपने आप को, अपने राज्य को प्रोटेक्ट करके रख सके। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक वाइटल कैवेट भी यहाँ पे ऐड किया गया है, यानी कि पर्सन जो कि प्रोसिक्यूट किए जाते हैं इस सिडिशंस में, तो वो सिर्फ वही होंगे जिनकी एक्ट से ये दिख रहा है कि वो कुछ वायलेंस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पब्लिक पीस को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उसी के लिए यहाँ पे जो है सेक्शन 124A के तहत उनको उनका अपराध यहाँ पे घोषित होगा, ठीक है। बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात करें जो कि 1995 का ये केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है और एक शाउटिंग स्लोगन कहा गया है, जो कि आप देखो कि इस तरीके का स्लोगन जिससे कि पब्लिक रिस्पॉन्स से जो है ना एक अमाउंट ऑफ डिसिडिशंस जो है इसको नहीं कर सकते। इट मीन्स कि आप लोग देखते हो कि कई सारे ऐसे नारे लगाए जाते हैं, स्लोगन लगाए जाते हैं पूरे देश भर में। आप देखो कि अगर कोई सरकार के अगेंस्ट में कुछ काम करना है तो सरकार के पुतले जलाए जाते हैं और बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर लोग जो है शाउट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो वो सिडिशन का पार्ट नहीं हो सकता। ये कहा जा रहा है बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, ये आपका जजमेंट इससे निकल के आया है। बहुत सारे अगर हम लोग लॉ कमीशंस की रिपोर्ट देखें तो 39th रिपोर्ट है जो कि 1963 का है। यहाँ पे जो है जो रिपील का यहाँ पे करने का जो यहाँ पे बात किया गया था कि इस सेक्शंस को हटा देना है, तो उस प्ली को यहाँ पे आपका जो है रिजेक्ट कर दिया गया था 39th रिपोर्ट के द्वारा। 42nd रिपोर्ट में क्या था कि यहाँ पे आप लोग देखो कि जो पैनल है वो चाहते थे कि जो सेक्शन का स्कोप है उसको और बढ़ा दिया जाए और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रखा जाए। साथ ही साथ 267 का जो रिपोर्ट है यहाँ पे क्या था कि लॉ कमीशन जो है सिडिशन और हेट स्पीच को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि हेट स्पीच और जो सिडिशंस है इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए। फिर 2018 में क्या हुआ है कि लॉ कमीशन के द्वारा एक कंसल्टेशन पेपर यहाँ पे पब्लिश किया गया था जिसमें ये रिकमेंड किया गया है कि अब एक टाइम आ चुका है जिसमें कि हम लोग को सेक्शन 124A को रिपील करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर उसके बाद रिसेंट अभी आप देखो कि कंसल्टेशन पेपर निकल कर आया है जिसमें कि लॉ कमीशन के द्वारा ये कहा गया है कि अगर सेक्शन 124 लगाया जाता है, इन्वोक किया जाता है, तो वो सिर्फ क्रिमिनलाइज एक्ट में किया जाना चाहिए, यानी कि ऐसा हो जिससे कि पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हो रहे हो या फिर कोई इलीगल अगर मीन्स निकल कर आ रहा है वायलेंस के साथ साथ, तो फिर उसमें जो है 124 सेक्शंस को इन्वोक करना चाहिए। तो ये चीज़ें अभी रिसेंट पेपर में कहा गया है लॉ कमीशन के द्वारा। तो इतनी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है अबाउट सिडिशंस लॉ। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिप्लाई दिया गया है सेंटर का, वो भी एक PIL दर्ज हुआ था जिसको कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। ये एक ऐसा लिटिगेशन होता है जो कि मेजॉरिटी पब्लिक के इंटरेस्ट में इसको लाया जाता है, जिसमें कि आप देखो कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, डिमांड की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यानी कि एक सिंगल कानून होनी चाहिए हमारे यहाँ
और सारे सिटीजन, हमारे देश में रहने वाले सारे सिटीजन, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, उनके लिए एक ही कानून होना चाहिए सारे पर्सनल मैटर को लेकर, चाहे वो शादी के लिए हो, डाइवोर्स के लिए हो, कस्टडी, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सबके लिए। आप देखते हो कि हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, आपके क्रिश्चियन हो, सिख हो, तो सबका अलग अलग कानून होता है। मुस्लिम में आप देखो कि इनका मुस्लिम लॉ होता है, सरिया लॉ होता है। हिंदू में आप देख सकते हो कि हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसके तहत शादी होती है, डाइवोर्स होता है। एडॉप्शन का अलग एक्ट है, इनहेरिटेंस का अलग कानून है। तो हर एक रिलीजन बेसिस जो है आप देखो कि कानून जो है हमारे देश में पूरा फैला हुआ है। तो हर कुछ हटा के एक ही कानून होना चाहिए जो कि सारे लोग उसको फॉलो करें। इसको कहा जाता है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो जो बहुत सारा डिफरेंट पर्सनल लॉ आपको देखने को मिलता है, उसको हटाकर एक कानून लाने की बात की जाती है। अब हमारे संविधान में आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 44 देखने को मिलेगा, जिसमें रखा गया है कि स्टेट जो है ना वो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड सिक्योर कर सकते हैं सिटीजन्स के लिए। और आर्टिकल 44 है जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और यहाँ पे आप देखो कि 37 में ही ये डिफाइन किया गया है कि ये जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप देखो कि 36 से लेकर यहाँ पे 51 तक आपके आर्टिकल हैं। तो यहाँ पे 37 जो आर्टिकल आता है इसी के तहत ये कहा गया है कि डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि अगर ये वॉयलेट होता है तो आप लोग जो है ना कोर्ट में नहीं जा सकते और आपको यहाँ पे कोर्ट से जो है किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते हुए आपके पास जो है दो अधिकार है। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट जो है वॉयलेट होता है। लेकिन यही सेम प्रिंसिपल आपका अप्लाई नहीं होता है डीपीएसपी के लिए, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, गवर्नेंस देख लेते हैं कि पर्सनल लॉ का हमारे देश में क्या क्या है। तो एट प्रेजेंट आप देखो कि डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं हमारे इंडिया में, जो कि सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ से ही ये गवर्न होता है। मैरिज और डाइवोर्स के लिए अलग कानून है, कस्टडी और गार्जियनशिप के लिए अलग है, एडॉप्शन और मेंटेनेंस के लिए अलग है, सक्सेशन और इनहेरिटेंस के लिए अलग है। हिंदू पर्सनल लॉ की बात करें तो ये 4 कानून आपको हिंदू लॉ में देखने को मिलेगा। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियन एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, और टर्म जो हिंदू है, हिंदू में कौन कौन आ जाते हैं, सिख, जैन, बुद्धिस्ट सब आ जाते हैं, सबके ऊपर यही कानून आपका फॉलो होता है। मुस्लिम के लिए आप देखो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इनका अलग तरीके से चलता है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखो कि हमारे लोकल कस्टम जो कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम है, उनके लिए अलग कानून प्रोटेक्ट किया गया है। गोवा अगर आप देखोगे तो हमारे देश में गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो ये एक अच्छी बात आप कह सकते हो। अब गोवा की अगर हम लोग देखें तो पोर्तुगीज़ सिविल कोड ऑफ 1867 था, जिसमें कि जो इम्प्लीमेंट किया गया है, और वो इंडिया के बाद भी, यानी कि हम लोग जो पोर्तुगीज़ से गोवा को लिए हैं तो पहले ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पोर्तुगीज़ के द्वारा लाया गया था, लेकिन जब से हम लोग गोवा को अपने देश में एज ए स्टेट का दर्जा दिए तब से इस कानून को उसके बाद भी फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही आप देखो कि यहाँ पे पोर्तुगीज़ कोड जो है ये कम्प्लीटली यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था, इसमें कुछ सर्टेन प्रोविज़न और जो रिलीजियस बेसिस पे ही था। लेकिन बाद में आप देखो कि जो हिंदू मैन हैं उनको भी अलाउ किया गया बाइगेमी, अगर उनकी वाइफ जो है ना बच्चे देने में मतलब बच्चे अगर वो डिलीवर नहीं कर पाती है तो वो फिर से दूसरी शादी कर सकते हैं, और बाय द एज ऑफ 25, और मेल चाइल्ड जो है बाय द एज ऑफ 30। ठीक है, तो इतनी बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक के साथ। तो डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। आज थोड़ी सी मैं बिज़ी हूँ क्योंकि कल आपकी टेस्ट आने वाली है सीसैट की, तो उसे मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम लोग 2 बजे, आप लोग को ये टेस्ट लाइव हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग सीसैट के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वालिफाइंग है, लेकिन इसको आप लोग टेक इट ईजी नहीं ले सकते। ओके, तो मिलते हैं कल हम लोग। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग को विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ जाकर आप लोग पता कर सकते हो कैसे ज्वाइन करना है, और कुछ भी डाउट्स है तो वो आपकी वहीं पे क्लियर हो सकती है। तो आगे हमारे साथ इसी तरीके से डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।